आइए बच्चों, आज आपको फिर से मैं लिए चलता हूँ ज्ञानी जी के चैनल की दुनिया में। और यहाँ आज हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए कुछ प्रश्नों को। ये प्रश्न जो है मैं पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बतला चुका हूँ, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आइए आप आज देखेंगे कि कैसे मेरे पिछले वीडियो से ही एक दो प्रश्न इसमें रिपीट हुए हैं। तो इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आइए हम लोग फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला फैक्ट है, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इसे गुलाम वंश क्यों कहते हैं। मोहम्मद गौरी इसे पहले गुलामों का या दासों का बाज़ार लगता था, हाट लगता था। वहाँ क्या करते थे लोग, गुलाम को लोग खरीद करके और प्रशिक्षित करते थे राजा के लिए, सैनिक सेवा के लिए, और उसे राजनीति वगैरह सबका प्रशिक्षण दिया जाता है और उसे ऊंचे दाम पर राजा की सेवा के लिए बेचा जाता था और राजा उसे खरीदते थे। तो मोहम्मद गौरी जो था इस कुतुबुद्दीन ऐबक को इसी तरह से खरीद करके लाया था, इसलिए इसे गुलाम कहते हैं। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। यह मोहम्मद गौरी का दास था। इसने केवल 4 वर्ष तक शासन किए, 1206 से लेकर के 1210 तक। इससे रिलेटेड एक फैक्ट और पूछे जाते हैं कि इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। हालांकि सल्तनत काल की राजधानी दिल्ली थी, लेकिन इसने उस समय अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी और बाद में इल्तुतमिश ने इस सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। तो ये था इसके बारे में फैक्ट। इसे लाख वक्स भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में कि लाख वक्स किसे कहा जाता है, अर्थात लाखों का दाता तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही हो जाएगा। अगला फैक्ट है दूसरा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल जहाँ मिलती है। पूर्वी घाट, भारत के दक्षिण में 2 पहाड़ियाँ हैं, जो पूरब में है उसे पूर्वी घाट कहते हैं, जो पश्चिम में उसे पश्चिमी घाट कहते हैं। तो ये दोनों पहाड़ियाँ एक जगह पर आकर के मिलती है, इसे नीलगिरी कहते हैं। यह नीलगिरी तमिलनाडु में है। कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाते हैं कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी को किस नाम से जानते हैं। तो नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी को दोदा और बेटा जो होता है ना, बिट्टू, दोदा बेटा के नाम से जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एसएससी, रेलवे, बैंक के समय रिपीट होते रहते हैं कि नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी है वह दोदा बेटा में है। और इसी पहाड़ियों, दोदा बेटा के नाम से जानते हैं, सॉरी। तो इसी पहाड़ियों में ऊटी भी है। ऊटी जाते हैं ना, बोलते हैं ऊटी जाएंगे घूमने, ये तमिलनाडु में है। बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल, दर्शनीय स्थल है। और इसी से रिलेटेड एक फैक्ट और आता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू है, काराकोरम। लेकिन साउथ की सबसे ऊंची जो चोटी है यह अन्नामुडी है, जबकि नीलगिरी की दोदा बेटा है। दोदा बेटा की ऊंचाई दोदा बेटा की ऊंचाई अन्नामुडी से कम है। ये बात आप लोग ख्याल रखिएगा। अगला फैक्ट है, लावनी तथा तमाशा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। ये लावनी और तमाशा जो है महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। वहाँ लोकल लोगों में नौटंकी की तरह, नाटक की तरह ये सब नृत्य किए जाते हैं। प्राचीन काल में विशेष अवसर पर, पर्व त्यौहार के अवसर पर नृत्य किए जाते थे, तो इसी कारण इनका लोक नृत्य नाम पड़ा है और इसका नाम है लावनी और तमाशा। तमाशा ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि बचपन में कैसे कहते हैं बच्चों को, चलो तमाशा दिखाते हैं तुमको। तो तमाशा, इंडिया का तमाशा कहाँ होता है? मुंबई में तो सारे फिल्मी दुनिया है, वही लोग तो वहाँ तमाशा करते हैं, हम लोग टीवी पर देखते हैं। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि तमाशा मुंबई का है, को रिलेट करके याद करने में आसानी होगी। और अगला फैक्ट है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी थे। ये मैं पहले भी एक वीडियो बनाया था, वहाँ जाकर आप देखेंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, उसमें भी मैं पढ़ाया हूँ कि तानसेन ग्वालियर का था और यह अकबर के नवरत्नों में से एक था। ग्वालियर में कहावत भी है कि जब यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में रोते हैं और जब पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में लुढ़कते हैं। ये बात मैं बतलाया था पिछले वीडियो में।
इसलिए देखिए यहाँ कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यही ध्यान देने वाली बात है। अर्थात जो क्वेश्चन आता है वो बहुत बार रिपीट होता है, 40% क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे रेलवे एसएससी में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा। अगला फैक्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अब ये न्यूयॉर्क कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इस यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर है ना 1946 1946 को हुई थी। इसकी स्थापना उस वक्त क्यों की गई थी? इसकी स्थापना का उस वक्त का उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों, जो राष्ट्र नष्ट हो गए हैं, उनके बच्चों को खाना देना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसका उद्देश्य बदलता गया और आज भी यह बच्चों के हेल्प के लिए कार्य करता है। आप लोग देखते होंगे कि पोलियो को जब वैक्सीन पिलाते हैं, पीला पीला वो पहने रहते हैं, उनका एक यूनिफॉर्म होता है, उसमें देखिएगा लिखा रहेगा यूनिसेफ। तो ये पोलियो की वैक्सीन यूनिसेफ की सहायता से ही आता है, जो कि इंडिया और वर्ल्ड के कई देशों में ये उस वक्त चला। अब तो भारत से पोलियो का उन्मूलन हो गया है, लेकिन अभियान वही चलाया था। बच्चों की भलाई के लिए यूनिसेफ कई कार्यक्रम चलाता है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो जब इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर, तो 11 दिसंबर को ही यूनिसेफ डे मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसी क्वेश्चन को घुमा करके इस तरह से पूछ दिया जाता है। अगला है गैट की जगह GAT, जनरल एग्रीमेंट ट्रीटी कुछ होता है, ये है। तो पहले यही था और इसके जगह पे WTO ने स्थान ले लिया। एक विश्व की संस्था है जो विश्व व्यापार को कंट्रोल करती है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। तो यह भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि WTO की स्थापना कब हुई थी या WTO का मुख्यालय कहाँ है। इससे रिलेटेड ये भी पूछ लिया जाता है। तो WTO का मुख्यालय जेनेवा है, जेनेवा। यह इसका कार्य क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के नियम बनाते हैं और वर्तमान में इसके 164 देश इसके सदस्य हैं। विश्व व्यापार के नियम अर्थात ट्रेड कैसे होंगे, इसके क्या रूल्स होंगे, जो भी सदस्य देश हैं वो सब इसके रूल्स को फॉलो करते हैं, मानते हैं। अगला फैक्ट है प्रसिद्ध चीनी यात्री, यह चीन का था, फहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही एक नाम से जानते हैं, उसे बोलते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो फहियान जो था यह भारत में बौद्ध दर्शन के लिए आया था, बौद्ध दर्शन के एजुकेशन लेने के लिए, बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन करने के लिए आया था। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और यहाँ आकर के कई वर्षों तक रहा और यहाँ के बौद्ध ग्रंथों का दर्शन करके चीन ले जा करके इसे प्रसारित किया। अगला है एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की है। राष्ट्रकूट वंश है जिन्होंने एलोरा और एलिफेंटा, कभी कभी इससे ये भी पूछा जाता है कि एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं। तो एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में। यह यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इससे रिलेटेड एक प्रश्न और आते हैं कि एलोरा और एलिफेंटा का संबंध किस धर्म से है? तो इसका धर्म हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से है। और ये जो यहाँ आप देखेंगे नेट में खोल करके कि ये जो कलाकृतियाँ जो हैं, यहाँ के जो गुफाएं हैं, इसे राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाया था। अगला है गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने किया था। हाँ, गुरु तेग बहादुर जो थे
उनको इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने कत्ल करवा दिया था दिल्ली के चांदनी चौक में। उस वक्त इतना फेमस नहीं था दिल्ली का चांदनी चौक, लेकिन वहीं पर एक बरगद का पेड़ है, वहीं पर उनका कत्ल किया गया था। उन्होंने कहा था कि मैं शीश कटा सकता हूँ लेकिन केस नहीं कटा सकता हूँ, सिर कटवा सकता हूँ लेकिन केस नहीं कटवा सकता हूँ। और देखते हैं पंजाबी लोग केस रखते हैं, मुंडेठा वो पूरा बांधते हैं, वही उनका मेन पहचान होता है, वो धार्मिक रिवाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मैं केस कटवा करके इस्लाम को नहीं स्वीकार करता हूँ, और इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण औरंगजेब के द्वारा इनका सर कलम कर दिया गया था। और वहाँ एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, आप लोग दिल्ली जाएंगे तो कभी वहाँ ज़रूर घूमने जाइएगा, यह है शीशगंज गुरुद्वारा, इन्हीं के नाम पर पड़ा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ शीश अपना चढ़ाया था, शीश को अर्पित कर दिया था। गुरु तेग बहादुर, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि गुरु तेग बहादुर सिखों के कैमे गुरु थे, तो गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, 9th नंबर पे थे। और 10वें कौन थे? 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, और आखिरी भी वो थे, उनका जन्म पटना में हुआ था। अच्छा, एक प्रश्न इसमें से छूट गया, देखिए, मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। मनसबदारी एक प्रथा थी, इससे पहले के जो राजा थे अकबर से, उन्होंने जागीरदारी प्रथा चलाई थी, अर्थात जो ज़मींदार होते थे उनको भूमि दे दिया जाता था, उसे जागीर कहते थे, या उनके जो कर्मचारी होते थे उनको भूमि दे दिया जाता था, सेना, सैनिक, राजस्व अधिकारी, राजस्व कर्मचारी, ये सबको, और उस भूमि से वो टैक्स वसूलते थे, और राजा की वेतन के बदले उनको टैक्स मिल जाता था, और राजा की सेवा करते थे। लेकिन अकबर ने इसे समाप्त कर दिया और मनसबदारी प्रथा चलाई, और मनसब को फिक्स कर दिया। मनसब एक रैंक होता है कि जैसे सेनापति हैं तो आपको 500 का मनसब दिया गया, किसी को 5000 का दिया जाता था, किसी को 4000, किसी को 3000, तो जितना ज़्यादा का मनसब उसका रैंक ऊपर हो गया, और जितना छोटा छोटा होते गया उसका रैंक नीचे। जैसे थल सेना का अध्यक्ष हो गया, फिर मेजर हो गया, कर्नल हो गया, हवलदार हो गया, लास्ट में सिपाही हुआ, तो छोटा 100-200 का मनसब दिया, वो सिपाही हुआ। और मनसब में जितना उनको मनसब रहता उतना ही सैनिक रख सकते थे। 200 का मनसब है तो 200 ही घोड़ा और 200 घोड़सवार रख सकते हैं, और उनको वेतन यहाँ राजा के द्वारा, अकबर के द्वारा दिया जाता था। वहाँ से सम्राट से वेतन प्राप्त होता था, उनकी जागीर छीन ली गई थी, जागीर उनको नहीं मिलेगा। तो ये थी मनसबदारी प्रथा। और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला है, चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। अब लाल क्रांति के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। यह क्रांति माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुई थी। इसी की विचारधारा है माओवाद, जो कि आप सुनेंगे कि भारत में भी आज माओवाद है, माओवादी आए यहाँ विस्फोट कर दिए, यहाँ उड़ा दिए, वहाँ। तो इनका माओवादियों का विचारधारा एक था। तो इनका कहना था खून का बदला खून, ये रक्तपात में, खून खराबे में विश्वास करते हैं कि हमको अगर कोई मारता है तो हम भी उन्हें मारेंगे। तो यह लाल क्रांति माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप चियांग काई शेक एक वंश था, वहाँ शासन था इनका अंत हो गया, और चीन में साम्यवादी शासन का उदय हुआ माओ त्से तुंग के नेतृत्व में। ये 1949 में हुआ था। अगला है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। पिछले वीडियो में भी मैं इसे एक्सप्लेन कर चुका हूं, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। पहले ही मैं कहा था कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो क्वेश्चन बैंक पढ़ने से यही फ़ायदा है। अगला है, चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल वंश दक्षिण का एक वंश है जो तमिलनाडु के आसपास पनपा था उस समय, और बहुत शक्तिशाली था। इसका साम्राज्य था तमिलनाडु, श्रीलंका को जीत लिया था, मलेशिया, सिंगापुर, ये सब पूरब की ओर बढ़ते चला गया था ये, और कई द्वीपों को जीत लिया था। और इसमें कई शासक हुए, और समझिए उस समय में 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक इसने शासन किया, और उस समय इसके पास नौसैनिक थे। नौसेना नेवी की पावर थी, मतलब नेवी कितना दृढ़ था उस वक्त।
हालांकि आज भी भारत में नेवी है, लेकिन जितनी हमारी आर्मी सेना में इक्विपमेंट है, मजबूती है, एयरफोर्स में है, उतना नेवी में नहीं है। वो आर्मी एयरफोर्स से नीचे है, वहाँ उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन उस समय 9वीं और 13वीं शताब्दी में वो नौसेना विकसित किए हुआ था। तभी श्रीलंका पर विजय कर लिया था, मलेशिया पर, सिंगापुर पर, सुमात्रा, जावा, ये सब चोल वंश के ही कब्जे में आ गया था उस समय। समझिए कितना शक्तिशाली था। इसके बाद नेक्स्ट है संसार का सबसे छोटा शहर कौन है? वेटिकन सिटी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और वेटिकन सिटी है कहाँ? यह यूरोप में है। और रोम जो शहर है इटली की राजधानी, उसके अंदर एक छोटा सा शहर है, लेकिन यह एक स्वतंत्र देश है। समझिए कितना फनी बात है। और 1919 के अनुसार इसकी जनसंख्या मात्र 825 है। बस मात्र 825 व्यक्ति रहते हैं 1919 की जनगणना के अनुसार। है ना, मज़ेदार बात है। वर्ल्ड का सबसे छोटा सा देश वेटिकन सिटी, जो कि दूसरी सिटी के अंदर ही है, रोम के अंदर है। अगला है लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। जैसे आज यूपी है अपना, ये अवध में आता था। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में अवध एक शक्ति से, झांसी एक राज्य था, इसी तरह से अवध भी एक राज्य था। जैसे साउथ में था ना, कर्नाटक में हैदराबाद था, निज़ाम का मैसूर था, ये सब राज्य थे छोटे मोटे। बाबू कुंवर सिंह का था बिहार में, जगदीशपुर में। तो उस वक्त उसकी राजधानी फैजाबाद हुआ करती थी। या फैजाबाद अयोध्या के आसपास है, उसका सटा हुआ शहर है फैजाबाद। आज भी बहुत काफ़ी फेमस है, वो तत्कालीन अवध की राजधानी थी। इसके बाद है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कॉर्बेट है। कॉर्बेट पार्क है। कॉर्बेट नाम करके एक अंग्रेज अधिकारी थे, काफ़ी पशु पंछियों के प्रेमी थे, उन्हीं के सम्मान में रखा गया है नाम। और यह नैनीताल में है। नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में है। और यहाँ बाघ का संरक्षण किया जाता है, बाघों को रखा जाता है संरक्षित रूप से। और नेक्स्ट फैक्ट है इराक की मुद्रा का नाम दिनार है। इराक जानते हैं ईरान से सटा हुआ है। हमारे कंट्री से जब पश्चिम जाएंगे, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, खाड़ी देशों में ये आते हैं। तो इसकी मुद्रा का नाम, करेंसी का नाम दिनार है। जैसे यूएसए का डॉलर है, भारत का रुपया है, बांग्लादेश का टका है, तो इसी तरह से इराक की मुद्रा को दिनार कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।